फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। तो मैं आपके लिए आज से जो हमारी क्लास 12th की जो इंग्लिश कंपलसरी है उसको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं BS चौधरी, टीच टू इंग्लिश फॉर 10th एंड 12th क्लास। तो सबसे पहले हमारी 12th क्लास की जो इंग्लिश कंपलसरी अंग्रेजी अनुवादी जो है, अब उसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमारी उस इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट को पढ़ने से पहले कोई भी चैप्टर, चाहे वो बुक्स है चाहे आपकी वो ग्रामर है, कोई भी चीज पढ़ने से पहले सबसे पहले प्रत्येक स्टूडेंट को ये जानना बहुत अति आवश्यक है कि भाई हम जो साल भर पढ़ेंगे, जो पूरी कंटिन्यूस साल भर हमें बोर्ड के एग्जाम तक जो पढ़ना है, वो कौन कौन से चैप्टर उसमें हमें पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले उसको जानना बहुत कंपलसरी है कि हमारी जो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है क्लास 12 का, उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। तो उनके बारे में मैं सबसे पहले आपको 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए पहले बता रहा हूँ जो आपको पढ़ना है सिलेबस में। देखो, हमारी 12th क्लास का जो सिलेबस है, जो बोर्ड की एग्जाम होती है, ध्यान रखना, वो 3 सेक्शन में डिवाइड होती है। सबसे पहली चीज कि हमारी 12वीं क्लास की जो इंग्लिश कंपलसरी है, वो जो उसका बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो 3 पेपर में डिवाइड होता है। सेक्शन 3 होते हैं, सेक्शन A, B और C। 3 सेक्शन होते हैं, तीनों सेक्शन में अलग अलग चैप्टर आते हैं। जैसे आपका पहला सेक्शन होता है फर्स्ट A, जिसमें आपके 2 प्रश्न आते हैं, उसमें दोनों अनसीन पैसेज होते हैं, ध्यान रखना। जिसके अंतर्गत आपका पहला जो अनसीन पैसेज होता है वो 9 नंबर का आता है और दूसरा जो आता है वो तुम्हारा 6 नंबर का आता है। तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन ए होता है वो 15 अंक का आता है, ध्यान रखना। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 2, जिसको हम बी कहते हैं, ये हमारा ग्रामर का आता है, जिसके अंतर्गत हमारे 4 प्रश्न आते हैं। चारों प्रश्न जो होते हैं वो 25 अंक के होते हैं, यानी कि उनमें 3 जो प्रश्न होते हैं वो 7-7 अंक के आते हैं और एक जो प्रश्न होता है वो 4 अंक का आता है। इस तरह से हमारा ये 25 नंबर का सेक्शन बी होता है, वो आता है। अब बच गया हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी जो होता है उसके अंदर दोनों किताबें आती हैं, दोनों बुक्स होती हैं जो 40 नंबर की आती हैं। जिसके अंतर्गत पहली जो किताब होती है तुम्हारी वो रेनबो होती है जो 25 नंबर की आती है, और दूसरी जो बुक है जिसको हम पनोरमा कहते हैं वो हमारी 15 नंबर की आती है, ध्यान रखना। इस तरह से हमारा 80 नंबर का पूरा कंप्लीट सिलेबस होता है जिसको हमें पढ़ना है आगे चल के। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको नोट करके बता रहा हूँ किस तरह से आता है। देखिए, तो हमारा सबसे पहले सेक्शन आता है इसके अंतर्गत ए। पहला जो सेक्शन आता है ए, ध्यान रखना है, ये आपका 15 नंबर का आता है। पहली चीज ये ध्यान रखना है तो पहला जो सेक्शन आएगा आपका ए, वो आपका 15 नंबर का होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ विस्तार पूर्वक किस तरह से इसमें प्रश्न आते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। और दोनों जो प्रश्न होते हैं वो दोनों प्रश्न तुम्हारे अनसीन पैसेज के होते हैं, लेकिन अंतर क्या आता है, किस तरह से होते हैं, ध्यान रखना। कि एक जो अनसीन पैसेज होता है प्रश्न नंबर पहला, वो आपका 9 नंबर का आता है। ये जिस तरह से हम अपनी आम भाषा में कहते हैं कि छांटने वाले आते हैं, जहां हमें प्रश्न दे रखा है पैसेज में, जहां से प्रश्न की 2-4 शब्द मिले वहीं से पूरी लाइन को उतार करके उसमें लिख देते हैं। इस तरह से आता है, अक्सर करते हैं हम। तो ये 9 नंबर का आता है, इसमें 9 प्रश्न आते हैं, तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का आता है, ध्यान रखना। लेकिन इसमें जो दूसरा अनसीन पैसेज आता है, होता तो वो अनसीन पैसेज है लेकिन उसको करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, ध्यान रखना। इस तरह से नहीं करते, वो बिल्कुल उसको करने का तरीका बिल्कुल सबसे अलग है, ध्यान रखना, जिसको हम बोलते हैं नोट्स मेकिंग, ध्यान रखना। दूसरा जो प्रश्न आता है वो आता है, होता तो अनसीन पैसेज ही है लेकिन इसका नाम है नोट्स मेकिंग। ये आता है 6 नंबर का।
इसमें केवल 2 प्रश्न होते हैं, बस ध्यान रखना। 4 नंबर का आता है इसमें नोट्स मेकिंग बनाने के लिए आते हैं, और 2 नंबर का आता है ये आपका समरी आती है। इसमें 2 प्रश्न आते हैं, एक 4 का और एक 2 का। ये सबसे कठिन भी है लेकिन सबसे सरल भी है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसको समझ जाए तो बहुत आसान है, लेकिन अगर वो पॉइंट समझ में नहीं आया तो कठिन भी है, क्योंकि इसमें छांटने वाले नहीं होते हैं, बिल्कुल ही अलग तरह से होता है नोट्स मेकिंग का। बताऊंगा मैं आपको इस तरह से। ये आपका सेक्शन ये होता है 15 नंबर का आता है, ध्यान रखना। इसमें 2 प्रश्न आते हैं, दोनों अनसीन होते हैं। पहला 9 का आता है और दूसरा 6 नंबर का आता है। सेक्शन ये हो गया। अब इसके बाद आता है सेक्शन बी। देखिए सेक्शन बी जो होता है हमारा, ये आता है 25 नंबर का, ध्यान रखना है। सेक्शन बी 25 नंबर का आता है, जिसको हम ग्रामर भी कहते हैं, ध्यान रखना। अब इसमें आपके 4 प्रश्न आते हैं। पहला जो प्रश्न होता है, प्रश्नों का क्रमांक ध्यान रखना लगातार होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ये नहीं कि पहला दूसरा सेक्शन एक में हो गई फिर दोबारा से शुरू होगा पहला दूसरा, नहीं। सेक्शन बटे हुए होते हैं, लेकिन प्रश्नों का जो क्रमांक होता है वो लगातार चलता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अब इसमें पहला जो प्रश्न आएगा हमारा, वो ध्यान रखना, वो आता है लेटर राइटिंग का। पत्र लेखन जिसको कहते हैं। अब आपके सीनियर के सिलेबस में 12वीं की जो 12th क्लास की जो इंग्लिश कंपलसरी है, उसके अंतर्गत जो लेटर आते हैं तुम्हारे, वो 4 आते हैं, 4 प्रकार के शामिल किए गए, ध्यान रखना। पहला आता है इसमें हमारा ऑफिशियली, जिसको हम कार्यालय पत्र कहते हैं, ध्यान रखना। दूसरा आता है हमारा इसमें बिजनेस लेटर, जिनको हम व्यापारिक पत्र कहते हैं। पहला आता है ऑफिशियल लेटर, कार्यालय पत्र होते हैं। दूसरा आता है बिजनेस लेटर, जो कार्यालय वो व्यापारिक पत्र होते हैं। तीसरा आता है हमारा इसमें लेटर टू एडिटर, ये होते हैं संपादकीय पत्र। एडिटर का मतलब होता है संपादक। इसमें क्या करते हैं, ऑफिशियल में हम किसी भी जो अधिकारी होता है, चाहे वो विद्यालय का अधिकारी हो, चाहे कोई प्रिंसिपल हो, कलेक्टर हो, चाहे कोई सरपंच हो, कोई भी जो अधिकारी होता है उस अधिकारी को पत्र लिखते हैं ऑफिशियल। दूसरा आता है बिजनेस लेटर। इन पत्रों को हमेशा हम, जो कंपनी होती है, कोई भी कंपनी, जितनी प्रकार की कंपनी होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उस कंपनी का कोई मैनेजर होता है, डायरेक्टर होता है, उसके लिए इन पत्रों को लिखते हैं। ये होता है संपादकीय पत्र। इनको हम, जो अखबार समाचार पत्र होते हैं, जैसे आपका दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, हिंदुस्तान टाइम्स है, कोई सा ही समाचार पत्र होता है, उसका जो संपादक होता है उस संपादक को लिखते हैं। और जो चौथा आता है आपका इसमें, ये होता है जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन का मतलब होता है नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र, ध्यान रखना। अगर हम कहीं भी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे कोई विद्यालय हो, चाहे कोई सरकारी कंपनी हो या लिमिटेड कंपनी हो, अगर किसी कंपनी में हम नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो नौकरी प्राप्त करने से पहले जो प्रार्थना पत्र लिख करके हम देते हैं वो आता है जॉब एप्लीकेशन में। तो इस तरह से हमारे 4 प्रकार के जो पत्र आते हैं। पहला प्रश्न आता है लेटर राइटिंग का, जिसमें 4 पत्र पढ़ने हमें, और ये जो आता है ये हमारे 7 नंबर का आता है, ध्यान रखना। पेपर में इनमें से कोई भी 2 आते हैं और हमें एक करना होता है 2 में से। ये 7 नंबर का आता है। इसी में अब दूसरा प्रश्न आता है हमारे ग्रामर का। देखिए जैसे इसमें कई पॉइंट आते हैं, 4 नंबर का आता है, लेकिन पॉइंट कई आते हैं, ध्यान रखना। एडवर्टाइजमेंट, जो विज्ञापन होते हैं, इनविटेशन, इनको हम निमंत्रण पत्र भी कह सकते हैं, आमंत्रण पत्र भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। नोटिस, ये होते हैं सूचना लेखन, बताऊंगा अभी थोड़ा सा। अगले आते हैं इसमें आपका पोस्टर, और नेक्स्ट जो 5वां पॉइंट आता है जो गत वर्ष से जोड़ा गया है इसमें, वो आता है आपका
ये होते हैं आर्गुमेंट, जिसके अंतर्गत क्या होता है, फॉर एंड अगेंस्ट। इसका मतलब होता है, देखो पहले मैं विस्तार से बताता हूँ। ये 4 नंबर का आता है, 5 पॉइंट है, 1 2 3 4। देखो एडवर्टाइजमेंट आते हैं आपके, इन्विटेशन आते हैं, नोटिस आते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 पॉइंट भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ये 5 पॉइंट है, 5 में से कोई भी 2 आते हैं और 2 में से हमें 1 करना होता है। ये आता है 4 अंक का, ध्यान रखना। देखो कैसे, ये होते हैं विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन हम अखबार में बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं, टीवी में देखते हैं विज्ञापन। ये विज्ञापन होते हैं कई प्रकार के। तो हमारे सिलेबस में इनविटेशन, आमंत्रण पत्र, ये 3 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और रिप्लाई। 12th के सिलेबस में केवल रिप्लाई, इनविटेशन शामिल किए गए, फॉर्मल और इनफॉर्मल नहीं। नोटिस, ये सूचना लेखन होता है। कोई भी सूचना देने के लिए, अगर मान लीजिए विद्यालय हमारा, अगर विद्यालय में प्रिंसिपल के द्वारा सभी विद्यार्थियों को कोई भी सूचना दी जा रही है, तो प्रिंसिपल क्या करता है कि विद्यालय का जो सूचना पट होता है, जो ब्लैक बोर्ड होता है जिसपे सारी सूचनाएं दी जाती हैं, उस सूचना पट पर अपनी सूचना लिखता है। और फिर क्या होता है कि बहुत कम समय में प्रिंसिपल के द्वारा सभी विद्यार्थियों को वो सूचना दे दी जाती है। तो ये होता है आपका नोटिस। इसके बाद आता है पोस्टर। अब देखो पोस्टर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग। इसमें चित्र बनाया जाता है, लिखने के साथ साथ चित्र बनता है। ये चित्र सबसे महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखना। लिखने के साथ साथ जो पोस्टर में चित्र बनता है, वो चित्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए कोई भी मोटरसाइकिल है किसी कंपनी की, किसी कंपनी ने कोई मोटरसाइकिल नई निकाली है, नई लॉन्च मोटरसाइकिल की है, स्प्लेंडर, हीरो चल रही है, लेकिन उसी कंपनी वाले ने कोई नई मोटरसाइकिल लॉन्च किया, उसको बाजार में वो लेके आ रहा है, तो पहले उसका प्रचार प्रसार करेगा उस मोटरसाइकिल का। तो प्रचार प्रसार करने के लिए वो क्या करता है, विज्ञापन निकलवाता है। तुम लोग, बहुत सारे लोग देखते हैं कि सड़कों के किनारे पर मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं, उसका एक विज्ञापन लगा देते हैं। तो इस तरह से ये पोस्टर होता है, यानी कि लिखने के साथ साथ जैसे मोटरसाइकिल है तो उस मोटरसाइकिल का चित्र बनाया, चित्र बनाने के साथ उसमें विशेषताएं लिखते हैं, उसकी फीचर्स होती हैं कि भाई इस मोटरसाइकिल में ये विशेषताएं, इतने किलोमीटर चलती है, ये इसकी खासियतें, तो सारी चीजों के बारे में लिखा जाता है। ये होता है आर्गुमेंट, तर्क, फॉर अगेंस्ट, पक्ष में और विपक्ष में। जैसे कैसे क्या होते हैं, जैसे हम अक्सर विद्यालय में स्व प्रार्थना बोलते हैं। अब पक्ष और विपक्ष क्या हो गया कि भाई प्रार्थना का हमारे जीवन में महत्व है, ये पक्ष में हो गया। विपक्ष में कि प्रार्थना का हमारे जीवन में महत्व नहीं है। ऐसे पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। पेपर में केवल एक पूछता है, या तो पक्ष पूछ सकता है या विपक्ष पूछ सकता है। ये 4 नंबर का आता है, कि 5 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये 5 टॉपिक है। इन 5 में से कोई भी 2 आते हैं और 2 में से हमें 1 करना होता है। ये 4 नंबर का आता है। तीसरा प्रश्न आता है इसमें हमारा स्पीच, इसको बोलते हैं भाषण लेखन। और एक आता है आर्टिकल, इसके अथवा में। दोनों आते हैं, स्पीच और आर्टिकल दोनों अथवा में होते हैं। ध्यान रखना, ये आता है 7 नंबर का हमारा। स्पीच क्या होता है और आर्टिकल क्या होता है? देखो स्पीच क्या होता है जैसे मान लीजिए विद्यालय जहाँ कोई सभा का आयोजन हो रहा है, सभा, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में नेता है, प्रचार कर रहा है अपनी पार्टी का, तो खड़ा होकर के स्टेज पर भाषण दे रहा है, वो स्पीच दे रहा है, वही स्पीच है। विद्यालय में कोई कार्यक्रम मनाया जा रहा है, गांधी जयंती मनाई जा रही है, तो कोई व्यक्ति, टीचर, स्टूडेंट खड़ा होकर के भाषण दे रहा है, तो वही क्या है? स्पीच होता है। ध्यान रखना, ये 7 नंबर का आता है। पेपर में दोनों होते हैं, दोनों में से एक करना होता है। अक्सर मोस्टली विद्यार्थी स्पीच को करते हैं क्योंकि ये आर्टिकल से थोड़ा इजी पड़ता है, सरल पड़ता है। नंबर चौथा अंतिम जो आएगा वो आता है तुम्हारा, एक तो आती है रिपोर्ट राइटिंग, ध्यान रखना, और एक होती है फैक्चुअल। ये दो है, एक तो आता है रिपोर्ट राइटिंग, एक आती है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ये हमारा 7 नंबर का आता है, ध्यान रखना। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिवेदन। प्रतिवेदन इसका मतलब होता है
रिपोर्ट जो लिखते हैं वो हमेशा आंखों देखी होती है, कभी भी तथ्यों पर आधारित नहीं लिखते हैं, झूठी घटनाओं को कभी भी रिपोर्ट में नहीं लिखते हैं, हमेशा एक आंखों देखी जो घटना होती है वो रिपोर्ट में लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए हम विद्यालय जा रहे हैं, रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया, हमने अपनी आंखों से देखा, या फिर कहीं आग लग गई और उस लगती हुई आग को हमने अपनी आंखों से देखा, फिर हम घर आए, फिर घर हमने आकर के कॉफी पहन ली और जो दृश्य हमने देखा एक्सीडेंट का या लगी हुई आग का जो दृश्य हमने देखा, उस सारी घटना को हमने अपने शब्दों में लिखा, तो वो होती है तुम्हारी रिपोर्ट राइटिंग, ध्यान रखना। तो इस तरह से तुम्हारा ये 7 नंबर का, ये 4 नंबर का, ये 7 का, ये 7 का, 7 से 21 और 4 25 नंबर की तुम्हारी ग्रामर आती है। अब सेक्शन बी बच गया अंतिम, सी, ये आता है तुम्हारा 40 नंबर का, ध्यान रखना, जिसके अंतर्गत दोनों किताबें आती है आपकी। भाई 15 नंबर के तुम्हारे अनसीन पैसेज आते हैं सेक्शन ए में, सेक्शन बी में तुम्हारी ग्रामर आती है जो 25 नंबर की होती है, और सेक्शन सी में तुम्हारी जो दोनों किताबें होती हैं वो 40 अंक की आती है, ध्यान रखना। आप लोगों किस तरह से किताबें आती हैं, जैसे आपकी इसमें फर्स्ट बुक होती है, फर्स्ट बुक जिसका नाम है रेनबो, ध्यान रखना। पहली जो किताब है जिसका नाम है तुम्हारा रेनबो, और ये जो किताब आती है ये 25 नंबर की आती है, ध्यान रखना। अब इस किताब के भी 2 पार्ट होते हैं, इस किताब के भी 2 भाग हैं। अगर हम इंग्लिश में कहें तो पहला भाग होता है प्रोज और एक होता है पोइट्री। प्रोज बोलते हैं गद्य को और पोइट्री बोलते हैं पद्य को। तो प्रोज जो होता है, जो गद्य भाग, वो आता है 15 नंबर का, और जो पोइट्री होती है पद्य भाग, ये आता है 10 नंबर का, ध्यान रखना। ये तो इस तरह से रेनबो जो किताब होती है वो 25 नंबर की आती है, जिसमें से गद्य भाग 15 नंबर का आता है, जो आपकी कविता है, पोएम है, वो 10 नंबर की आती है। कैसे? देखो, इस 15 में से एक प्रश्न आता है सबसे बड़ा 7 नंबर का, ध्यान रखना, जिसकी शब्द सीमा होती है 125 शब्दों की। एक 7 नंबर का बड़ा प्रश्न आता है जिसकी शब्द सीमा लगभग 125 शब्दों की होती है, जिसका मतलब होता है, अगर हम काउंट करें, गिने, तो एक लाइन का मतलब होता है 10 शब्द। रूल्स के अनुसार, नियम के अनुसार एक लाइन का मतलब होता है 10 शब्द, और 125 शब्दों का मतलब हो गया कितनी लाइनें? 12 या 13। तो इतनी लाइनें, यानी कि लगभग ये मानो आप, जैसे हमारी कॉफी है, कॉफी का एक साइड का एक पन्ना है एक तरफ का, तो इसका लगभग ये मानो कि इसमें हमें 10 या 12 लाइन लिखनी है। आंसर में 10 या 12 लाइन लिखनी है, जो बड़ा आंसर होता है। तो ये 7 नंबर का आता है, अंक भी तो 7 नंबर के, उसी अनुसार हमें आंसर लिखना है। 7 नंबर का एक प्रश्न आता है, ध्यान रखना, बड़ा वाला। इसके अलावा 8 नंबर बच गए हमारे, और 8 नंबर के 2-2 नंबर के आपके इसमें प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। 4 प्रश्न आते हैं, 2 चुका 8, ध्यान रखना। 7 नंबर का एक बड़ा प्रश्न आता है, 8 नंबर के इसमें 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं। 4 प्रश्न हो गए, 4 दूनी 8 और 7 15। इसमें क्या, 4 नंबर की एक स्टेंजा आती है, व्याख्या नहीं आती, ध्यान रखना, 10वीं की तरह। स्टेंजा का मतलब है कि किसी भी पोएम की 4 या 5 या 6 लाइन आ गई, उसमें से नीचे 2 या 3 प्रश्न पूछता है। 4, 5, 6 लाइन पोएम की आ गई, 8वां नाम है ये भी, और उसमें से 2 या 3 प्रश्न पूछेगा वो, और उन प्रश्नों के उत्तर हमें जो पंक्ति दे रखी है उनके आधार पर देना है, छांट करके नहीं लिखना है, क्योंकि पोएम में डायरेक्ट लाइन थोड़ी लिखते हैं, पोएम के आधार से उत्तर देते हैं, ध्यान रखना। तो 4 नंबर की स्टेंजा आती है, वैसे सरल आती है, क्योंकि सीनियर क्लास में जो 5 पोएम है वैसे इजी है, कठिन तो ही नहीं है। इसके अलावा आप कितने बच गए? 6 नंबर, तो 2 + 2 + 2 = 6। इस तरह से 6 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर की एक स्टेंजा, 10 नंबर की आपकी पोएम आती है, 15 नंबर के आपके प्रश्न आते हैं इसमें से, इधर से गद्य भाग में से, तो 25 नंबर की आपकी ये किताब आती है पहले। अब इसमें दूसरी बुक आती है, सेकंड बुक, देखो, जिसका नाम है हमारा पनोरमा, ध्यान रखना है। ये आती है कितने नंबर की? 15 की।
और 15 नंबर के में से बिल्कुल सेम इस तरह से आते हैं। एक प्रश्न 7 नंबर का बड़ा, वही 2-2 नंबर के 4 प्रश्न सेम इस तरह से आते हैं। 7 नंबर का एक बड़ा प्रश्न, फिर 2-2 नंबर के छोटे प्रश्न। तो इस तरह से आपका पूरा सिलेबस है। ये जो मैंने इधर ब्लैक बोर्ड पर लिखा, ये चीजें आपको पढ़नी है। इनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं पढ़नी है। हाँ, इतना हो सकता है, कितना कि इस ईयर 2020 के अंतर्गत इस कोरोना काल में इतना हो सकता है कि ये जो सिलेबस है इसमें से हमें थोड़ा कम पढ़ने को मिल सकता है, बाकी ज्यादा तो मिलेगा ही नहीं। और अगर सिलेबस कम होगा ना भाई, तो ये ध्यान रखना, आपका सिलेबस ग्रामर में से कम नहीं होगा। वो कम होगा तो दोनों जो आपकी किताबें हैं दोनों में से कम होगा, ये श्योर है, 100% है भाई। ग्रामर में से एक टॉपिक कम होने वाला नहीं है। जो आपकी किताबें दोनों, इन किताबों में से कम होगा आपका। अब इसमें से कितने भी जैसे 70% सिलेबस आए या 60%, ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि जब वो सिलेबस लगेगा कितना कम करता है। हम ना तो अभी से हम कुछ बता सकते हैं कि भाई 20% कम हुआ, 30% कम हुआ, क्योंकि जब आपके विद्यालय में क्लासेस शुरू होंगी, तो क्लासेस जब शुरू होंगी, विद्यालय खुलेंगे, तभी उस समय बोर्ड तय करेगा कि कितना सिलेबस विद्यार्थियों को पढ़ाना है, 70% पढ़ाना है या 60% पढ़ाना है, और कौन कौन से चैप्टर प्रत्येक विषयवार उसमें से हटा दिए गए हैं। ये तो उस समय तय हुआ। बाकी लगभग आप ये 100% बोलो क्या कि किताब में से कम होंगे आपके चैप्टर, बाकी ग्रामर में से चैप्टर कम नहीं होंगे, ये श्योर है। तो इस तरह से आपको पढ़नी है, सारी चीजें पढ़नी है कंप्लीट रूप से। अब देखो, तो जस्ट 1 मिनट के लिए थोड़ा सा मैं अपने आप को 1 मिनट के लिए स्टॉपेज लेता हूं, क्योंकि उससे पहले मैंने जो सिलेबस लिखा है, इस सिलेबस को थोड़ा सा विद्यार्थी अगर चाहे स्टूडेंट तो वो नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं इससे। हालांकि आजकल तो किताबों में सिलेबस दिया हुआ होता है, प्रत्येक किताब में आता है सिलेबस। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ना चाहे तो मैं आगे बढ़ूंगा फिर। वैसे प्रत्येक विद्यार्थी को जो बुक्स है, दोनों ही बुक्स में, दोनों ही किताबों में, चाहे वो आपकी रेनबो है चाहे पनोरमा है, आपको सिलेबस कंप्लीट रूप से मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं आपको शुरुआत कर रहा हूं आज से अपने लेसन की। तो हमारा जो उसमें सेक्शन जो बी है, जो आपकी ग्रामर आती है, उसमें उसको मैं शुरू करने वाला हूँ। थोड़ा सा आज स्टार्टिंग है, क्योंकि मंडे है, कल ट्यूजडे है। कोई भी शुभ काम की शुरुआत की जाती है तो वो शुभ दिन देख करके की जाती है, ना कि अशुभ। हालांकि अशुभ दिन तो एक भी नहीं होता है, सभी शुभ ही शुभ होते हैं। प्रत्येक दिन प्रत्येक कार्य होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमारे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार लोग की मान्यता होती है कि भाई इस दिन काम शुरू करो, संडे को या बुध को या गुरु शुक्रवार को शनिवार को मत करो। तो इसलिए थोड़ा सा आज मंडे है, इसलिए मैं अपने सिलेबस की शुरुआत कर देता हूँ भाई। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो यहाँ पहला पॉइंट लेने वाले हैं, नंबर 1 ग्रामर का। क्योंकि मैंने आपको लिखाया था वहां पे लेटर, लेकिन लेटर को बाद में लेंगे। पहले सबसे पहले हमने उसमें जो दूसरा चैप्टर आपको लिखाया था पॉइंट, उसको लेंगे। एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन, नोटिस, ये जो लिखाया था इसको लेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो लेने वाले हैं हम, एडवर्टाइजमेंट, जिसको हिंदी में हम विज्ञापन कहते हैं, ध्यान रखना। और मैंने अभी जस्ट ये फ्यू मिनट एगो आपको इसके बारे में बताया, 4 नंबर का आता है, ध्यान रखना। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। अब देखिए, तो हमने आपको सिलेबस बताया, सिलेबस के बारे में क्या क्या आपको पढ़ना है, वो सारी चीजों के बारे में आपको मैंने बताया। अब इसके बाद
इसमें हम पहला चैप्टर इस ग्रामर का जो लेने वाले हैं वो है अपना एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। अब देखिए विज्ञापन होते क्या है, मैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में आपको परिचय देता हूँ, इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि ये जो वैवाहिक विज्ञापन होते हैं, ये जो विज्ञापन होते हैं क्या होते हैं। देखिए एज ए डेफिनेशन के रूप में इसको हम आपको बताएं तो क्या होती है कि किसी भी चीज का प्रचार प्रसार करने के लिए, अगर हम किसी भी चीज का कोई भी नई उत्पादित वस्तु का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक कर रहे हैं तो वहां पे हम इन वैवाहिक यानी कि इन विज्ञापनों का प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन आपके कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के विज्ञापन होते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इस एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन बताता हूँ, परिभाषा देता हूँ कि इसकी परिभाषा क्या है। वैवाहिक ये जो विज्ञापन होते हैं एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन किन्हें कहते हैं, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी। क्योंकि हम तुम सभी लोग हिंदी मीडियम के हैं इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी में लिखूंगा। अगर हम इंग्लिश मीडियम से होते स्टूडेंट तो हम यहाँ पे इंग्लिश में लिखते, क्योंकि हम इंग्लिश में तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमारा मीडियम तो हिंदी है। चाहे हिंदी मीडियम में हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं क्योंकि ये तो हमारी मजबूरी है पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना मजबूरी है, पढ़ना कोई नहीं चाहता लेकिन पढ़ना मजबूरी है। तो देखो इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी भी नई उत्पादित वस्तु का अधिक से अधिक प्रसार करने के लिए, अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए जिस संसाधन का उपयोग किया जाता है उन्हें विज्ञापन कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये हमारी विज्ञापन की परिभाषा है जो मैंने आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख के बताई है कि किसी भी नई उत्पादित वस्तु का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए जिस संसाधन का उपयोग किया जाता है, प्रचार प्रसार करने के लिए जिस संसाधन का उपयोग किया जाता है उन्हें विज्ञापन कहते हैं। मान लीजिए हमें या कोई भी कंपनी है, किसी कंपनी ने कोई नई वस्तु का निर्माण किया है तो पहले वो कंपनी क्या करती है, तो उस वस्तु का बहुत अधिक जोर जोर से प्रचार करती है, प्रसार करती है, जिससे पूरे लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को हमारी वस्तु के बारे में पता पड़ जाए, सारे लोग हमारी वस्तु को खरीदें, हमारे उत्पादन को खरीदें। तो उसका जब अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाता है तो उसे ही हम विज्ञापन कहते हैं। अब देखो हमारे विज्ञापन जो होते हैं वो कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से प्रकार के हमारे विज्ञापन होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो आएगा इसमें, विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं। देखो जी अब विज्ञापन कौन कौन से होते हैं, मैं यहाँ पे सीरियल वाइज इनको लिख रहा हूं। पहला नंबर 1 मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट, जिनको हिंदी में कहते हैं हम वैवाहिक विज्ञापन। ध्यान रखना, पहला जो विज्ञापन हम पढ़ेंगे वो आएगा हमारा मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट, वैवाहिक विज्ञापन जिसको कहते हैं। दूसरा आएगा इसमें एकोमोडेशन, ACCOMODATION, एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जिनको हम एक शब्द में आवासीय विज्ञापन कहते हैं। ध्यान रखना, आवासीय विज्ञापन होते हैं। जैसे अभी मैं विस्तार से बताऊंगा, पहले एक बार लिख देता हूं। तीसरा आता है हमारा इसमें लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट माने होता है खोना, फाउंड माने होता है पाना।
खोया पाया, ये विज्ञापन होते हैं। नंबर अगला जो इसमें विज्ञापन आएगा तुम्हारा वो लेंगे हम इसमें जॉब वैकेंसी आता है तुम्हारा, ये होते हैं नौकरी चाहिए या नौकरी उपलब्ध है। कौन तरह से आते हैं, नौकरी चाहिए या नौकरी उपलब्ध है, ये आते हैं जॉब वैकेंसी में। अगला लेते हैं इसमें एजुकेशनल, एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट होते हैं। जो होते हैं हमारे शैक्षिक विज्ञापन। देखो तो पहले हुए हमारे मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट, वैवाहिक विज्ञापन होते हैं। अगले होते हैं एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि ये होते हैं तुम्हारे आवासीय विज्ञापन। तीसरे होते हैं लॉस्ट, देखो ये होते हैं क्या कैसे होते हैं पता है आपको, वैवाहिक विज्ञापन। जैसे अखबार में आप पढ़ते हैं कि भाई वर चाहिए या वधू चाहिए, दो प्रकार से होते हैं, वर चाहिए या वधू चाहिए, तो उसके लिखे जाते हैं। ये होते हैं एकोमोडेशन, आवासीय। मान लीजिए हम स्टूडेंट हैं, हम कहीं बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, तो हमें कमरा किराए पर चाहिए, तो उसके लिए विज्ञापन लिखते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए हम मकान मालिक हैं और हमारे पास कोई कमरा या मकान उपलब्ध है किराए पर देने के लिए, तो उसका हम विज्ञापन लिखते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड क्या होते हैं, मान लीजिए हमारी कोई वस्तु खो गई, हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए सरस जा रहे हैं, रास्ते में हमारी कोई बुक गिर गई या कुछ और खो गया, तो उसके लिए विज्ञापन लिखते हैं। या हमें कोई वस्तु मिली पड़ी हुई, तो उसका विज्ञापन लिखते हैं। जॉब वैकेंसी, नौकरी चाहिए या नौकरी उपलब्ध है। मान लीजिए हमें नौकरी की आवश्यकता है तो हम विज्ञापन लिखेंगे। मान लीजिए हम कोई कंपनी चलाते हैं या विद्यालय चलाते हैं, तो हमारे पास नौकरी उपलब्ध है, एक जगह खाली है, तो उसके लिए हम विज्ञापन लिखते हैं। ये होते हैं शैक्षिक विज्ञापन, एजुकेशनल। ये क्या होता है कि आप देखते हैं बड़े बड़े शहरों में विभिन्न प्रकार की कोचिंग चलती हैं, तैयारी कराने के लिए ट्यूशन क्लासेस चलाई जाती हैं, कोचिंग संस्थाएं होती हैं, ये अपना प्रचार प्रसार करने के लिए विज्ञापन लिखती हैं। और छठवां आता है इसमें अगला सेल परचेज, ये होते हैं क्रय या विक्रय। कैसे, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई वाहन है, कोई पुरानी मोटरसाइकिल है जिसे हम बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए एक विज्ञापन लिखते हैं। या कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं या कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए विज्ञापन लिखते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें ब्यूटी एंड फिटनेस, ये होते हैं हिंदी में कहते हैं उनको सौंदर्यात्मक विज्ञापन। सौंदर्यात्मक विज्ञापन होते हैं ब्यूटी एंड फिटनेस। और अंतिम लेते हैं इसमें हम क्या, वो आता है हमारा मिसिंग पर्सन या लॉस्ट पर्सन, कुछ भी लिख सकते हैं। मिसिंग पर्सन है, इसका हिंदी होती है गुमशुदा व्यक्ति। जैसे कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति खो गया, हमने उसको खूब ढूंढा, कोई व्यक्ति खो गया साहब, खो गया, हमने खूब ढूंढा उसको, सब जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला, खूब कोशिश की, कोशिश कर करके हम थक गए, हार गए। अंत में क्या किया हमने, फिर अखबार में एक विज्ञापन निकलवाया और उसमें लिखते भाई लगभग ये इसकी उम्र है, रंग लगभग इस व्यक्ति का ऐसा है, इतनी लंबाई है, पैरों में इसने क्या पहने हुए, कौन सी भाषा बोलता है, भाषा कौन सी बोलता है, क्या कपड़े उसने पहने हुए हैं, तो ये सारी चीजें हम उस विज्ञापन में लिखते हैं, तो वो होता है मिसिंग पर्सन। तो ये जो विज्ञापन मैंने आपको यहाँ पे लिखे, इतने विज्ञापन आपको पढ़ने। देखो एक ध्यान रखना, टॉपिक है 4 नंबर का, 4 नंबर का टॉपिक है, लेकिन सबसे बड़ा टॉपिक है, ध्यान रखना। टॉपिक 4 नंबर का आता है लेकिन सबसे बड़ा टॉपिक आएगा, ये ध्यान रखना। इसमें 4-5 प्रकार की चीजें आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, और जो बड़े अंक की चीज उसमें कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा।
तो ये आपकी विज्ञापन होते हैं, ध्यान रखना। अब इसको नोट करेंगे एक बार सभी।